चलिए साइंस का जो है सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। तो मुक्त रूप से हम तभी गिर सकते हैं जहाँ पर कि हमारा कोई विरोध ना हो। जहाँ पर मेरा कोई विरोध नहीं होगा तो वहाँ हम मुक्त रूप से गिर सकते हैं। तो मुक्त रूप में हमें निर्वात में कोई विरोध नहीं रहता है, तो मुक्त रूप से निर्वात में गिरना संभव है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान के अंदर जो है अंतरिक्ष यात्री वे शून्य वजन महसूस करते हैं। देखिए शून्य वजन कहाँ कहाँ महसूस किया जाता है। देखिए सबसे पहले शून्य वजन जो है निर्वात में महसूस किया जाता है। अंतरिक्ष यान में तो क्या ही जाता है। उसके बाद पृथ्वी की गति अगर 17 गुना से अधिक हो जाएगी तो भी शून्य वजन महसूस किया जाता है। और जब जो है वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो उसमें भी शून्य वजन महसूस किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर देखिए फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में कह रहा है कि उत्क्षेप गुना बल, क्षेत्रफल बटा उत्क्षेप और क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप और उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप क्या है कि एक प्रकार का बल है। उत्क्षेप को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। देखिए घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान m हो गया, आयतन हो गया v। द्रव्यमान बटा आयतन हो गया, क्या कर रहा है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। देखिए मास प्रति यूनिट वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा घनत्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पन की दर क्या होगी। जब जलवाष्प बढ़ जाएगी वायु में तो वहाँ पर ठंडक महसूस होगी, क्योंकि जल ठंडा होता है, जलवाष्प क्या होता है ठंडा होता है। तो वायुमंडल में ठंडक महसूस होगी। ठंडा जब होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा घट जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है ठोस के पिघलने के दौरान तापमान डैश होता है। जब ठोस पिघलता है तो उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए निम्न में से क्या करना पड़ता है। यानी सेल्सियस से हम केल्विन पर जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि प्लस 273 कर देंगे। जब हमसे पूछेगा कि केल्विन से अगर हम सेल्सियस में जाएंगे तो इसमें माइनस 273 कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सेल्सियस से केल्विन पर जाना है तो प्लस 273, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में कह रहा है दिए गए तापमान में 273 जोड़ दे, कि ऑप्शन नंबर बी में कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर के लिए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए क्या किया जाएगा। अभी तुरंत बताए हैं कि केल्विन से जब हम सेल्सियस में जाते हैं तो 273 को घटा देते हैं, 273 को घटाना पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पहुंचाने पर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि 273 को घटाना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें डैश होती हैं। देखिए लहरें या तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है हमेशा लंबवत गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या करती है हमेशा लंबवत गमन करती है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो है हमेशा समांतर गमन करती है, दूसरे के समांतर गमन करती है। तो जो विस्फोट जो है ये समांतर दिशा में गमन करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे की गति यदि 700 मीटर पर सेकेंड है तो ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पर हमको चाल दे दिया गया है 700 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है तो ये चाल है, और ये 7 किलोमीटर की क्या है कि दूरी है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में जितना भी दिया हुआ है समय ये सब सेकेंड में दिया हुआ है। तो हम सेकेंड निकालने के लिए इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7000 मीटर। अब देखिए समय निकालना है तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल।
देखिए दूरी कितना है 7000 मीटर बटा चाल है 700 मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। प्रश्न है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो तब कितने तत्व ज्ञात थे। देखिए मेंडलीफ के समय जो है 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे तो उसके समय 56 तत्व ज्ञात थे। अगर पूछेगा मोसले के समय कितना तत्व ज्ञात थे तो उसके समय 114 तत्व ज्ञात थे। ले अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। देखिए मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसमें जो है नए तत्व के लिए कुछ जगह छोड़ दिया गया था, जिससे कि वह नए तत्व को खोज के लिए प्रेरित करता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में जो है सोडियम रहता है और क्लोरीन जो है 17वें वर्ग में है, ये भी तीसरे आवर्त में है जो कि क्लोरीन है। अब देखिए जब हम आवर्त में जो है बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो उसमें परमाणु आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार में वृद्धि आएगी। तो यहाँ हम आवर्त में जा रहे हैं बाएं से दाएं, तो क्या होगा, परमाणु आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि। देखिए नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जो अक्रिय गैस जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जिससे कारण वह दहन का सपोर्ट नहीं करता है। इसी कारण जो है नाइट्रोजन को विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, यानी फास्फोरस की परमाणुकता। देखिए फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक होता है रेड फास्फोरस, एक होता है वाइट या येलो फास्फोरस। ठीक, तो रेड फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4 और वाइट या येलो फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P2। तो देखिए यहाँ फास्फोरस में जो है अगर रेड फास्फोरस रहेगा तो P4 यानी 4 परमाणविक है, और वाइट फास्फोरस रहेगा तो द्विपरमाणविक है। ठीक, यहाँ P2 है तो द्विपरमाणविक हो गया, लेकिन जो है यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है यूज किया जाता है रेड फास्फोरस का, इसीलिए इसमें मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, चतुष्परमाणविक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप यहाँ होगा। अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। देखिए भूगर्भीय ग्लोब के समान, यानी फ्लोरेन की संरचना जो फुटबॉल के समान होती है, जो कि भूगर्भीय ग्लोब की तरह होता है। तो इसका अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसे जो है धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा जो है हाइड्रा प्रजनन करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि केंचुआ जो है निम्न में से कौन से प्राणी संघ के अंतर्गत आते हैं। केंचुआ जो है ये आ जाएगा आपको एनेलिडा के अंतर्गत। केंचुआ जो है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। देखिए जितना भी शाकाहारी है उसका छोटी आंत बड़ा होता है और मांसाहारी का छोटी आंत छोटा होता है, और शाकाहारी का जो है छोटी आंत बड़ा इसलिए होता है कि वो घास खाता है। घास खाता है तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो सेलुलोज को पचने में जो है ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए शाकाहारी का जो है छोटी आंत बड़ा होता है। लेकिन यह क्वेश्चन में पूछा है कि पशु में छोटी आंत सबसे छोटी किसका है। देखिए गाय भी शाकाहारी है, खरगोश भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, तो इसमें छोटी आंत सबसे छोटी किसका हो जाएगा, शेर का हो जाएगा। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको इस वीडियो का PDF पाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इस PDF को प्राप्त करके पुनः रिवीजन कर लें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।